दोनों आमने सामने बैठे थे। काले शीशों का पर्दा आंखों पर डाले बूढ़ा और मुंह में सिगार दबाए, होठों के दाएं खखोर से फुक फुक धुआं फेंकता फ्रेंच कट युवा। चेहरे पर अगर सफ़ेद दाढ़ी चस्पा कर दी जाती और चश्मे के एक शीशे को हरा पोत दिया जाता तो बूढ़ा अलीबाबा और 40 चोर का सरदार नजर आता। और फ्रेंच कट, लंबोतरे चेहरे और खींची हुई भवों के कारण वह चंगेजी मूल का लगता था। आकर बैठे हुए दोनों को शायद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, क्योंकि मेज अभी तक बिल्कुल खाली थी। बूढ़े ने बैठे बिठाए एकाएक कोट की दाईं जेब में हाथ घुमाया। कुछ न मिलने पर फिर बाईं को टटोला, फिर एक गहरी सांस छोड़कर सीधा बैठ गया। क्या ढूंढ रहे थे? फ्रेंच किट ने पूछा। सिगार? नहीं। तब? ऐसे ही, बूढ़ा बोला। बीमारी है थोड़ी थोड़ी देर बाद जेबें टटोल लेने की। अच्छी तरह पता है कि कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी। इसी बीच बेहरा आया और मेज पर मेन्यू और पानी भरे 2 गिलास टिका गया। अपनी ओर रखे गिलास को उठाकर मेज पर दाईं तरफ सरकाते हुए बूढ़े ने युवक से पूछा, और सुनाओ, किस वजह से सिगार लेंगे? बूढ़े के सवाल का जवाब न देकर अपनी ओर रखे पानी भरे गिलास से हल्का सा सिप लेकर युवक ने पूछा। नहीं, बूढ़ा मुस्कुराया। बिल्कुल पाक साफ तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं तभी इस्तेमाल करता हूँ जब उन पर मुझे मेरे कब्जे का यकीन हो जाए। एस यू लाइक। युवक भी मुस्कुरा दिया। मैं सिर्फ 30 मिनट ही यहाँ रुक सकता हूँ, बूढ़ा बोला। इस बीच ऑर्डर की उम्मीद में बेहरा 2 बार उनके आसपास मदरा गया। उन्होंने उसकी तरफ जैसे कोई तवज्जो ही नहीं दी, अपनी बातों में उलझे रहे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि एक कॉल पर ही आपने चले आने की कृपा की। युवक ने बोलना शुरू किया। निबंध मत लिखो, काम की बात पर आओ, बूढ़े ने टोका। बात दरअसल यह है कि आपसे एक निवेदन करना है। वह तो तुम मोबाइल पर भी कर सकते थे। नहीं, वह बात न तो आपसे मोबाइल पर की जा सकती थी और न आपके ऑफिस में। युवक बोला। यकीन मानिए, मैं बाई हॉट आपका मुरीद हूँ। फिर निबंध? क्या ले आऊं सर? ऑर्डर के लिए उन्हें पहल न करते देख बेहरा ने इस बार बेशर्मी से पूछा। बताते हैं, अभी 10 मिनट बाद आना, चुटकी बजाकर हाथ के इशारे से उसे टरक जाने को कहते हुए युवक बोला। फिलहाल 2 कॉफी रख जाओ, फीकी, शुगर क्यूब्स अलग से। बेहरा की परेशानी को महसूस कर बूढ़े ने ऑर्डर किया। बेहरा चला गया। कॉफी तो, जहां तक मेरा विचार है, आप लेते नहीं हैं। तुम तो ले ही लेते हो। हाँ, लेकिन 2, आप अपने लिए भी कुछ। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है इस समय कुछ भी लेने की। बूढ़ा स्वर को रहस्यपूर्ण बनाते हुए बोला। लेकिन 2 हटे कट्टे मर्द सिंगल कॉफी का ऑर्डर दे, अच्छा नहीं महसूस होता। इन बेचारों को तनख्वाह तो खास मिलती नहीं है मालिक लोगों से। टिप के टप्पे पर जमे रहते हैं नौकरी में। ये जो ऑर्डर मैंने किया है, जाहिर है कि बिल भुगतान के समय कुछ टिप मिल जाने का फायदा भी इसको मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी मदद करने का पुण्य कमाने की नीयत से नहीं दिया है ऑर्डर। वह सेकेंडरी है, प्राइमरीली तो अपने फायदे के लिए किया है। अपने फायदे के लिए? युवक ने बीच में टोका। बेशक, कॉफी रख जाएगा तो कुछ समय के लिए हमारे आसपास मदराना बंद हो जाएगा। इसका उतनी देर में मैं समझता हूं कि तुम्हारा निबंध भी पूरा हो जाएगा। अब काम की बात पर आ जाओ। फ्रेंच कट मूलतः राजनीतिक मानसिकता का आदमी था और बूढ़ा अच्छी खासी साहित्यिक हैसियत का। युवक ने राजनीतिज्ञ तो अनेक देखे थे लेकिन साहित्यिक कम। बूढ़े ने राजनीतिज्ञ भी अनेक झेल रखे थे और साहित्यिक भी। कुछ कर बुझने का जज्बा लिए युवक राजनीति के साथ साथ साहित्य के अखाड़े में भी जोर आजमा रहा था। उसके राजनीतिक संबंध अगर कमजोर रहे होते और वह अगर लेश मात्र भी नजरअंदाज होने की हैसियत वाला आदमी होता तो अपना ऑफिस छोड़कर बूढ़ा उसके टेलीफोनिक आमंत्रण पर एकदम से चला आने वाला आदमी नहीं था। काम की बात यह है कि आपसे एक निवेदन करना था। एक ही बात को बार बार दोहराकर समय नष्ट न करो, सरदार वाले मूड में बूढ़ा झुंझलाया। आप कल हिंदी भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल न होइए, प्लीज। क्यों? ये पूछते हुए उनकी दाईं आंख चश्मे के फ्रेम पर आ बैठी। काले शीशे के एकदम ऊपर टिकी सफेद आंख, गोलाई में आधा छिलका उतारकर रखी गई ऐसी लीची सी जिसके गूदे के भीतर से उसकी गुठली हल्की हल्की झांक रही हो। उसे देखकर फ्रेंच कट थोड़ा चौंक जरूर गया, लेकिन डरा या सहमा बिल्कुल भी नहीं। पर नहीं होंगे तो जाहिर है कि अध्यक्षता की बागडोर मुझे ही सौंपी जाएगी। इसलिए बस, वह किंचित संकोच के साथ बोला। बस इतनी सी बात कहने के लिए तुमने मुझे इतनी दूर हैरान किया। ये कहते हुए बूढ़े की दूसरी आंख भी काले चश्मे के फ्रेम पर आ चढ़ी, पहले जैसी ही गोलाई में आधी छील कर रखी दूसरी लीची सी।
बेयरा इस दौरान कॉफी भरी थमस और कप प्लेट्स वगैरह रखी ट्रे को मेज पर टिका गया था। युवक ने थमस उठाकर एक कप में कॉफी को पलटने का उद्यम करना चाहा। नहीं, थमस को ऐसे ही रखा रहने दो अभी, बूढ़े ने धीमे लेकिन आक्रामक आवाज में कहा। वह आवाज फ्रेंच किड को ऐसी लगी जैसे कोई खुले पंजों वाली कोई भूखी चील अपने नाखूनों से उसके नंगे जिस्म को नोचती सी निकल गई हो। आशंकित सी आंखों से उसने बूढ़े की ओर देखा। वह भूखी चील लौटकर कहीं वापस तो उसी ओर नहीं आ रही है, और उसकी आशंका निर्मूल न रही। चील लौटकर आई। कार्यक्रम का अध्यक्ष तो मैं अपने होते हुए भी बनवा दूंगा तुम्हें, उसी आक्रामक अंदाज में बूढ़ा बोला। मैं खुद प्रोपोज कर दूंगा, आपकी मुझ पर कृपा है, मैं जानता हूँ। चील से अपने जिस्म को बचाने का प्रयास करते हुए युवक तनिक विश्वास भरे स्वर में बोला, महत्वपूर्ण मेरा अध्यक्ष पद संभालना नहीं, उस पद से आपको 2-4 गालियां सर्व करना होगा, और वैसा मैं आपकी अनुपस्थिति में ही कर पाऊंगा, उपस्थिति में नहीं। उसकी इस बात को सुनकर बूढ़े ने फ्रेम पर आ टिकी दोनों लीचियों को बड़ी सावधानी से उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया। चील के घोंसले से मांस चुराने की हिमाकत कर रहा है मादरचोद, उसने भीतर ही भीतर सोचा। बिना प्रयास के ही प्रसन्नता की एक लहर सी उसकी शिराओं में दौड़ गई जिसे उसने बाहर नहीं झलकने दिया। बाहरी हाल ये था कि अपनी जगह पर सेट कर दी गई लीचियां एकाएक एक साथ उछली और फ्रेम से उछलकर सफेदी पकड़ चुकी भवों पर जा बैठी। मेरी मौजूदगी में मुझसे ही अपनी इस वाहियात महत्वाकांक्षा को जाहिर करने की हिम्मत तो तुम में है, लेकिन गालियां देने की नहीं, कमाल है। बूढ़ा लगभग डांट पिलाते हुए उससे बोला। युवक पर लेकिन लीचियों की इस बार की जोरदार उछाल का कोई असर न पड़ा। वह जस का तस बैठा रहा। बोला, बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, पुराना जमाना गया, यह नए मैनेजमेंट का जमाना है, पॉलिश्ड पॉलिटिकल मैनेजमेंट का। अकॉर्डिंग टू दैट आजकल दुश्मन वह नहीं जो आपको सरे बाजार गाली देता फिरे, बल्कि वह है जो वैसा करने से कतराता है। अच्छा मजाक है, बूढ़ा हंसा। मजाक नहीं, हकीकत है, युवक आगे बोला। मैं बचपन से ही आपके आर्टिकल्स पढ़ता और सराहता आ रहा हूँ, मानस पुत्र हूँ आपका। फिर फालतू की बातें। देखिए, लोगों के चरित्र में इस सदी में गजब की गिरावट आई है। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट्स ने इस गिरावट को अंडरलाइन किया है। आप एक मजबूत साहित्यिक हैसियत के आदमी हैं। 24 घंटे आपके चारों तरफ मदराने, आपकी जय जयकार करते रहने वाले आपके प्रशंसकों में कितने लोग मुंह में राम वाले हैं और कितने बगल में छुरी वाले आप नहीं जान सकते। इस योजना के तहत उक्त अध्यक्ष पद से मैं आपको ऐसी ऐसी बढ़िया और इतनी ज्यादा गालियां दूंगा, लोगों के अंतर्मन में दबी आपके खिलाफ वाली भावनाओं को इतना भड़का दूंगा कि खिलाफत की मंशा वाले सारे चूहे बिलों से बाहर आ जाएंगे, मेरे साथ आ मिलेंगे। यानी कि एक पंथ दो काज। चश्मा बोला, सांप भी मर जाएगा। और सांप? मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, युवक ने कहा। नहीं सोच सकते तो गालियां दिमाग के किस कोने से क्रिएट करोगे? ये सोचना आपका काम नहीं है। अच्छा, यानी कि मुझे ये कहने या जानने का हक भी नहीं है कि मुझे गालियां देने की अनुमति मुझसे मांगने वाला शख्स वैसा करने में सक्षम नहीं है। कुछ बातें मौके पर सीधे सीधे करके दिखाई जाती हैं, बकी नहीं जाती। यानी कि खेल में बहुत आगे बढ़ चुके हो। आपके प्रति अपने मन में जमी श्रद्धा की खातिर। तुम्हारे मन में जमी श्रद्धा के सारे मतलब मैं समझ रहा हूँ। चश्मे ने कहा, बेटा, मुझे गालियां बककर दिल की भड़ास भी निकाल लोगे और मेरी नजरों में भले भी बने रहोगे, क्यों? उसके इस आकलन पर चंगेजी मूल का दिखने वाले उस युवक को लाल पीले अंदाज में उछल पड़ना चाहिए था, या फिर वैसा नाटक तो कम से कम करना ही चाहिए था, लेकिन उसने ये दोनों ही नहीं किए। अविचल बैठा रहा। बूढ़े ने एकाएक ही दोनों हथेलियों को अपने सीने पर ऊपर नीचे सरकाकर ऊपर ही ऊपर जेबें टटोल डाली। टटोलते टटोलते ही वह खड़ा हो गया और ऊपर ही ऊपर पेंट की जेबों पर भी हथेलियां सरकाईं। फिर दाईं जेब से पस बाहर निकालते हुए बुदबुदाया, शुक्र है ये जेब में चला आया, मेज की दराज में ही छूट नहीं गया। अरे, पस क्यों निकाल लिया आपने? युवक दबी जुबान में लगभग चीखते हुए बोला। अब ये चला आया जेब में तो निकाल लिया। पस को अपने सामने मेज पर रखकर वापस कुर्सी पर बैठते हुए बूढ़ा बोला, अब आप इसे वापस जेब के ही हवाले कर दीजिए प्लीज। युवक आदेशात्मक शाही अंदाज में फुसफुसाया। एक बात कान खोलकर सुन लो, बूढ़ा कड़े अंदाज में बोला, कितने भी बड़े तीसमार खा सही तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं हूं मैं। दिस इज अ रिक्वेस्ट, नॉट एन ऑर्डर सर, युवक ने हाथ जोड़कर कहा। तुम्हारी हर रिक्वेस्ट को मान लेने के लिए भी मैं मजबूर नहीं हूं। बूढ़ा पूर्व अंदाज में बुदबुदाया, और युवक कुछ समझता
उससे पहले ही उसने 100 रुपये का एक नोट पर्स से निकालकर कॉफी के बर्तन रखी ट्रे में डाल दिया। यह क्या कर रहे हैं आप? उसके इस कृत्य से चौंककर युवक बोल उठा। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। उसकी बात पर ध्यान दिए बिना वह निर्णायक स्वर में बोला। यह ओवर रेस्पेक्ट का मामला बन गया साला, और ओवर कॉन्फिडेंस का भी। साफ तौर पर उसे सुनाते हुए बेहद खींच भरे स्वर में युवक बुदबुदाया, बेहतर यह होता कि आपको विश्वास में लेकर काम की शुरुआत करने की बजाय पहले मैं काम को अंजाम देता और आपके सामने पेश होकर बाद में अपनी सफाई पेश करता। इस समय पता नहीं आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं मेरी योजना को। कैसे समझूं? मैं राजनीतिक मैनेजमेंट पढ़ा हुआ नई उम्र का लड़का तो हूं नहीं, बूढ़ा हूं 80 बरस का। फिर पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लिटरेरी हूं। दूर खड़े बेरे को ट्रे उठा ले जाने का इशारा करते हुए चश्मे ने कहा। बेरा शायद आगामी ऑर्डर की उम्मीद में इनकी मेज पर नजर रखे था। इशारा पाते ही चला आया और ट्रे को उठाकर ले गया। न समझ पाने जैसी तो कोई बात ही इस प्रस्ताव में नहीं है। युवक बोला, मूर्ख से मूर्ख। शट अप, शट अप। गालियां देने की इजाजत मैंने अभी दी नहीं है तुम्हें। ओह शिट। दोनों हथेलियों में अपने सिर को पकड़कर फ्रेंच कट झुंझलाया। यह मैं गाली दे रहा हूं आपको? तुम क्या समझते हो कि मेरी समझ में तुम्हारी यह तुच्छ भाषा बिल्कुल भी नहीं आ रही है? इस समय तो आप मेरे एक एक शब्द का गलत मतलब पकड़ रहे हैं। वह दुखी अंदाज में बोला, इस स्टेज पर मैं अगर अपनी योजना को ड्रॉप भी कर लूं तो आपकी नज़रों में तो गिर ही गया ना, विश्वास तो आपका खो ही बैठा मैं। इसी दौरान बेरा ने ट्रे में बिल, बाकी बचे पैसे और सौंफ मिश्री आदि लाकर उनकी मेज पर रख दिए। ये सब अपनी जेब में रखो बेटे और ट्रे को यहीं छोड़ दो। बकाया में से 50 रुपये वाला नोट उठाकर अपनी जेब के हवाले करके शेष रकम की ओर इशारा करते हुए बूढ़े ने बेरा से कहा। एक बार की तो वह बूढ़े की शक्ल को देखने लगा, लेकिन आज्ञा पालन में उसने देरी नहीं की। उसके चले जाने के बाद बूढ़े ने फ्रेंच किट से कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मेरी नज़रों में गिरने और मेरा विश्वास खो देने के जिस मकसद को लेकर यह मीटिंग तुमने रखी थी, उसमें तुम कामयाब रहे। मतलब ये कि गालियां तो अब सरे बाजार तुम मुझे दोगे ही। अब तुम मेरी इस बात को सुनो, ये रिस्क मैं लूंगा। हिंदी भवन वाले कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष बन जाने का जुगाड़ तुम कर ही चुके हो और मुझे गालियां बककर मेरे कमजोर विरोधियों का नेता बन बैठने का भी। लेकिन मैं परमिट करता हूं कि उस कार्यक्रम के अलावा भी तुम जब चाहो, जहां चाहो और जब तक चाहो मेरे खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रह सकते हो। तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई बयान मेरी ओर से जारी नहीं होगा। हाँ, दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। भड़ास नहीं सर, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। पता लेने की आश्वस्ति से भरपूर फ्रेंच कट प्रसन्न मुद्रा में बोला। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी रणनीति का। चर्चा में बने रहने का एक सफल इंतजाम हो जाने की आश्वस्ति के साथ बूढ़ा कुर्सी से उठते हुए बोला, बहरहाल तुम अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा न करने के लिए मेरे रोने गिड़गिड़ाने पर भी तुम अब पीछे हटने वाले नहीं हो। युवक ने इस स्तर पर कुछ भी बोलना उचित न समझा। बूढ़ा चलने लगा तो औपचारिकतावश वह उठकर खड़ा तो हुआ, लेकिन बाहर तक उसके साथ नहीं गया। बूढ़े को उससे ऐसी अपेक्षा थी भी नहीं शायद। समझदार लोग मुड़ मुड़ कर नहीं देखा करते, सो उसने भी नहीं देखा। खुद ही फंसने चले आते हैं साले। रेस्तरां से बाहर कदम रखते हुए उसने मन ही मन सोचा, और पैंतरेबाज मुझे बताते हैं। बाहर निकलकर वह ऑटो में बैठा और चला गया। उसके जाते ही फ्रेंच कट जीत का जश्न मनाने की मुद्रा में धम से कुर्सी पर बैठा और निकट बुलाने के संकेत स्वरूप उसने बेरा की ओर चुटकी बजाई। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी और चेहरे पर मुस्कान।